Hey guys, hi, good evening, or morning, whenever you're watching this video. Welcome to the channel, and once again, we are continuing the question parts. Um, so let's get right on to it, right? Why to waste time, guys? Make sure कि आप वीडियो को like ज़रूर करें and share it with your friends, right? This is the NSEB/IOQB question paper of 2017-18 टाइटल में लिखा हुआ है. यू कैन रीच मी ऑन सोना सिंह बायोलॉजी और जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे सेम टाइटल से है. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. द ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिंथस आर क्लासिफाइड एज ए सिलोमेट बिकॉज. अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है पूरे एनिमल किंगडम में सीलोम को लेगी. सीलोम है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज सीलोम, राइट? सो इफ़ यू गेट स्टार्टेड, व्हाट डू यू हैव? यू हैव अ राउंड बॉल ऑफ सेल्स, राइट? ये एप के पास एक राउंड बॉल ऑफ सेल्स होता है generally animal development में, which you called as morula, right? Now this morula turns into a hollow ball of cells, and this hollow ball of cells somehow starts to give rise to a depression, right? तो अब इस depression को ऐसे देख लो. तो अंदर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोडर्म, और जो बाहर वाली लेयर रह गई उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, राइट? एंड दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. डिप्लोब्लास्टिक बोले तो इसके पास दो लेयर्स हैं, राइट? एंड दीज जर्मिनल लेयर्स दे गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड स्टफ्स लाइक दैट. ओके, कूल, बहुत अच्छी बात है. नाउ देयर कुड बी अ थर्ड लेयर, राइट? देयर कुड बी अ थर्ड लेयर, और जब ये थर्ड लेयर इज ओनली टूवर्ड्स वन ऑफ द साइड्स, इट कुड बी जस्ट बाहर की साइड और इट कुड बी जस्ट अंदर की साइड. लेट मी ऑल्सो ड्रॉ अंदर की साइड, क्योंकि ये अगर कन्फ्यूजन क्लियर हो गया ना तो बाद में यू वुडंट बी फेसिंग एनी मोर प्रॉब्लम्स. तो इट कुड बी जस्ट इधर की तरफ. एक और ऑप्शन क्या हो सकता है? सो जब ऐसा हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट यू हैव अ कैविटी, यू हैव अ फॉल्स कैविटी. ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, दिस इज बोथ फॉल्स कैविटी. फॉल्स कैविटी बोले तो स्यूडोसीलोम. अब वाई डू वी वॉन्ट टू कॉल इट फॉल्स? आई मीन कैविटी तो कैविटी होती है, ये ट्रू क्या फॉल्स क्या? द होल लॉजिक इज कि हम कैविटी चाहते ही क्यों हैं? वाई डू वी वॉन्ट अ कैविटी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? सो वो समझने के लिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट प्लान दैट कुड बी पॉसिबल. बेस्ट प्लान क्या हो सकता है? ये हो गया आपका एक्टोडर्म, देन लेट अस ड्रॉ एन एंडोडर्म, और इसके बाद लेट्स ड्रॉ अ मीजोडर्म. तो ये जो है दिस इज योर मीजोडर्म. अब ये बेस्ट प्लान है, क्यों? क्योंकि मीजोडर्म के अंदर में आपका जो भी स्ट्रक्चर है, बी इट योर हार्ट, बी इट एनीथिंग, वॉट एवर structures are derived from the mesoderm would be sort of separated in space, would be separated in space. अब space से separation से का क्या लॉजिक है बेटा? लॉजिक ये है दैट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो जाएगा. यानी जब ये ऑर्गन ग्रो कर रहा होगा, इट वुडंट बी वरिंग अबाउट द अदर ऑर्गन्स. इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सामने जस्ट वॉच योर सेल्फ इन द मिरर. क्या मिरर में देख के आपको लग रहा है कि आपका हार्ट इज बीटिंग एट द रेट ऑफ 72 टाइम्स अ मिनट? नहीं दिखता ना. हाँ, इफ़ यू कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट देन यू माइट फील थोड़ा सा धक धक, बट जो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा भी धक धक नहीं फील होता, राइट? सो इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, एंड दिस इज द एडवांटेज बिकॉज एनिमल्स को मूव करने की ज़रूरत है. दे आर हीटरोट्रॉफ्स, राइट? सो दैट इज़ वाई वी वांट ये वाला प्लान. और जब ये वाला प्लान होता है, व्हेन अ मीजोडर्म फॉर्म्स अ फुल फ्लेजेड कैविटी, दिस इज कॉल्ड यूसीलोम और अ ट्रू सीलोम. ठीक है, कभी काल द मीजोडर्म forms a cavity only on one side, not a complete cavity, that's a pseudocoelom. अब ए सीलोम क्या है? देखो, अगर डिप्लोब्लास्टिक है तब तो सीलोम का कोई लॉजिक ही नहीं, देयर इज नो सीलोम. बट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी जब आपका ऑर्गेनिज्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद भी व्हाट कुड बी अ पॉसिबिलिटी इज कि मीजोडर्म
fills the entire space in between. There are no mesodermal derivatives. कोई mesodermal derivative नहीं है. It's just a space filling thing जो आपका चीज़ों को इधर से उधर डिफ्यूजन के थ्रू जाने दे रहा है. This is exactly what happens in platyhelminthes. राइट अब अगर आपको ये सारे टर्म्स नहीं पता, सोमैटिक्स, प्लैंटिंग लेयर्स, कोई बात नहीं, आपको एलिमिनेट करना था. ठीक है, एसिलोमेट का अगर आपको इतना मतलब पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था. यू नो व्हाट डज एसिलो मीन्स, दैट द मीजोडर्म इज ए सेल्यूलर. अगर ए सेल्यूलर हुआ तो वो मीजोडर्म थोड़ी ना कहलाएगा. इट हैज़ टू बी अ लेयर ऑफ सेल्स. कट कर दिया. देयर बॉडी इज़ फ्लैट, तो फ्लैट से उसका नाम पड़ा प्लैटीहेल्मिंथिस. इसके वजह से सीलोम एसिलोम नहीं बोलते. एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, दैट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. Once again, not important. Mesoderm is not distinguished into somatic and splanchnic layers. Basically, ये advanced terms आप बाद में पढ़ते हो जब you understand that mesoderm differentiates into 3 or 4 different layers, और ये 3 or 4 different layers they give rise to different structures. कोई visceral organs को देता है वगैरह वगैरह. अगर आपको उतना नहीं भी पता था तो नॉट डिस्टिंग्विश्ड आपका की था और आपका आंसर हो जाना चाहिए था डी. चलो अगला क्वेश्चन. बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट्स. द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज अल्फा बीटा 1416. क्या चीज़ें हैं ये अल्फा बीटा? अब देखो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो है. अब जनरली हम ग्लूकोज को कैसे दिखाते हैं? कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5 6, राइट. एंड सब जगह आप HOH. अब मैं पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा, ठीक है, आई एम नॉट ड्राइंग द इंटायर स्ट्रक्चर, बट व्हाट हैपन्स इज दैट देर इज अ बॉन्ड दैट फॉर्म्स बिटवीन फर्स्ट एंड द 1 2 3 4 5. फर्स्ट एंड द फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और आपको जो है वो स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा सा दिखता है, राइट. सो दिस इज व्हाट यू सी, दिस इज CH2OH, दिस इज H. ठीक है, अब ये जो कार्बन है इस पर H ऊपर है, OH नीचे है. जब H ऊपर रहेगा और OH नीचे होगा तो इसको कहते हैं अल्फा. दिस इज द अल्फा फॉर्म. इसको ठीक उल्टा कर दो, OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, ये कह देंगे बीटा फॉर्म. बस यही फर्क है दोनों में, ठीक है. दे आर बोथ स्टीरियो आइसोमर्स. अब 1416 क्या है? एक मोनोमर का फर्स्ट कार्बन इज लिंक्ड विथ द फोर्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट मोनोमर. तो यहां पे एक और बना लो, राइट. हो गया क्या? नहीं, ठीक है. तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर फोर्थ से लिंक्ड होगा तो बोलेंगे 1,4 बॉन्ड है, 6 से लिंक्ड होगा तो बोलेंगे 1,6 बॉन्ड है. सो स्टार्च और सेल्यूलोज को कंपेयर करने बोल दिया गया. दोनों में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं. ग्लाइकोसिडिक इज ये COC जो बॉन्ड बन रही है ना यहाँ पे, एक सेकेंड, या ये जो COC बॉन्ड बन रही है एक्चुअली इसको भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, बट इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट वुड बी COC बॉन्ड. बोलने का मतलब चलो मैं बना के दिखाता हूँ. सो ये रहा सो ये रहा आपका एनोमेरिक कार्बन. इसके ऊपर H था, इसके नीचे OH था, ठीक है. यहाँ पे O था, ये वही सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कंफ्यूज मत होना. अभी स्ट्रक्चर में कंफ्यूज मत होना, आपको बस जानना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा दिखता है. फिर ये है आपका वंस अगेन 1,4 है ना, CHOH, हाँ ठीक है, ओके. एंड ये आपका इधर डाल दो, सॉरी, दिस इज कार्बन 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 कार्बन. अब क्या होगा, आपका ये HOH गायब हो जाता है. सो वाटर लीव्स, राइट. तो आपका वाटर के जाने के बाद क्या बचेगा? यू कैन सी हियर, ये वाला C, ये वाला O और ये वाला C, राइट. सो दिस इज अ COC, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसको कहते हैं O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है. कभी कल नाइट्रोजन आता है तो हम बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एनीवेज, तो
आपका ग्लूकोज स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों में ही 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं. द डिफरेंस इज इन दिस अल्फा एंड बीटा कन्फिगरेशन. ठीक है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए था. द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स इफेक्टिव फोटो प्रोटेक्शन. व्हाट इज फोटो प्रोटेक्शन? अब देखो यार, बहुत ज़्यादा लाइट आएगा तो क्या होगा? क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी जाएगी. क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से उड़ के चला जाएगा, एंड जैसे ही ये उड़ेगा आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल कीप ऑन बिकमिंग पॉजिटिव एंड सो ऑन. नॉट गुड फॉर अस. वी नीड द एनर्जी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. थोड़ा सा एक और चीज़ कि वी ऑल्सो नीड समथिंग टू अब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी. लाइट जो हमारे पास आ रही है वो सिर्फ लाइट ही नहीं है, इट्स ऑल्सो हीट. सो वी नीड समथिंग दैट कैन अब्जॉर्ब थिंग्स बेटर, राइट? तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं विच डिस्ट्रीब्यूट दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी दैट्स कमिंग टू अस. सो द आंसर वॉज कैरोटेनॉइड्स, राइट? ये आपका रेडिश ऑरेंजिश येलो ऑरेंजिश पिगमेंट्स होते हैं. दे हेल्प यू टेक केयर ऑफ द फाइटो प्रोटेक्शन थिंग, राइट? कि प्लांट्स ज़्यादा अब्जॉर्ब ना कर लें. The allosteric enzyme that is most sensitive to activators as well as inhibitors. Now, what is an allosteric enzyme? So, allosteric enzymes are basically enzymes, or basically any protein for that matter. Now, proteins have an active site, right, where the reactant molecule would bind. So, this is the protein, right? And that is the active site. But sometimes to this protein, a molecule, a modulator, can bind at some place other than the active site, non covalently. So there's no covalent linkage here, but this binding can do something. What it can do is it can change the shape of the active site, right? So let me draw. Yeah, just a moment. So it can change the shape of the active site. Now the ligand can no longer fit, and because of that the activity of the enzyme changes, right? So allosteric regulation is very important way to regulate things, and it happens very beautifully in one of the key reactions in glycolysis. If you remember glycolysis, glucose through a 10-step reaction is broken down into pyruvate. Now I am going to just mention the step that is important. So glucose changes into glucose 6-phosphate. That means a phosphate is added at the 6th position. That changes into fructose 6-phosphate. That means, remember, glucose and fructose are isomers. So there's an isomerase enzyme working here. And fructose is changed into fructose 1,6 bisphosphate. That means, just a moment. Yeah, okay, bisphosphate. That means that you have bis. That means 2 phosphate molecules, one at the 1st and one at the 6th position. यानी आपने एक फॉस्फेट ऐड किया. दिस हैपन्स वाया एन एंजाइम जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं PFK1 और फॉस्फो, because you are adding a phosphate, fructokinase. Kinases add the phosphates, right? So phosphofructokinase. You're adding a phosphate to phosphofructo, means fructose 6-phosphate. Now, after this particular explanation, you'll fall in love with how smart biology is. Now think about what this process is doing, right? So this process, in summary, is supposed to burn glucose to CO2 plus H2O and consume, so to say, ADP/AMP, adenosine monophosphate. That means just one phosphate. ADP, adenosine diphosphate, that means 2 phosphates, into ATP, adenosine triphosphate. 3rd phosphate is added.
That's the whole logic of respiration. So when ATP is already there, जब सेल के पास बहुत सारा ATP होगा तो द सेल शुड नॉट बी डूइंग अ लॉट ऑफ ग्लूकोज बर्निंग, है ना? सेंसिबल लगता है ना कि ATP ऑलरेडी काफ़ी है तो ग्लूकोज को क्यों ज़्यादा तोड़े. सो लॉजिकली आप रहते तो क्या करते? इफ़ यू वर गॉड, यू वर डिज़ाइनिंग द सेल, राइट? यू वर मदर नेचर, यू वर डिज़ाइनिंग इवोल्यूशन. सो यू थिंक कि मुझे ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए कि अगर मेरे सेल इन्वायरमेंट में ATP ऑलरेडी है तो मैं ग्लूकोज को नहीं तोड़ूंगा. That is exactly what happens. This ATP निगेटिवली फीडबैक इनहिबिशन होता है. ये निगेटिवली PFK की एक्टिविटी को घटा देता है. वेयर एज जब आपके पास AMP, एक्चुअली इट्स AMP बटा ATP, इनका रेशियो, द रेशियो ऑफ द टू इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर आपके सेल के पास ATP ज़्यादा है, इफ दिस इज मोर देन दिस इज व्हाट हैपन्स. PFK निगेटिवली इनहिबिट होता है. बट अगर AMP ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स परहैप्स योर सेल्स आर यूजिंग टू मच ऑफ ATP एंड सारी ATP ख़त्म हो रही है और इसीलिए AMP ज़्यादा हो गया. तो जब AMP ज़्यादा होता है द सेल शुड स्टार्ट बर्निंग ग्लूकोज मोर. सो व्हेन AMP इंक्रीजेस दैट गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक to PFK1. Okay, so this is what the question wanted to ask you. The allosteric enzyme that's most sensitive to activators. Activator इस केस में हो गया आपका AMP. Inhibitors इस केस में आ गया हो गया आपका ATP. That is phosphofructokinase 1. तो ये आपका आंसर था. Amazing, right? A biologist was given two animal cell populations, X and Y, which he subjected them to culturing, similar conditions, availability of nutrients, blah, blah, blah. He found sample X stopped after the available substratum was covered. मतलब क्या है? देखो, एक प्लेट लिया, प्लेट में जो भी डालना था, सेल को ग्रो करने के लिए जो भी चाहिए वो दे दो. एक सैंपल में आपका सेल ने पूरा सबस्ट्रेटम कवर कर लिया. पूरा कवर कर लिया का मतलब क्या है? नो ओवरलैपिंग. एक के ऊपर एक नहीं चढ़ रहे थे. दे जस्ट कवर्ड, दे फॉर्म्ड वन लेयर, राइट? दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है. Somehow animal cells के पास ये प्रॉपर्टी है, they recognize the contact with other cells and they can inhibit the growth. अब वो ग्रो नहीं करेंगे ज़्यादा. This is normally what should happen. But cancer cells क्या होता है? They disobey the rule, right? They are like, we just want to grow. We don't care. जगह है या नहीं है, nutrients है या नहीं है. So cancer cells overcrowd. वो ओवरक्राउड होते हैं. दे विल नॉट लिमिट द ग्रोथ इवन दो सबस्ट्रैटम फुल हो गया है. तो सेल्स इन सैंपल X जो उसने स्टॉप कर दिया, दैट मस्ट बी नॉर्मल सेल्स. एंड सेल्स जो कंटिन्यू करते गए मल्टी लेयर्ड मास बनाने के लिए, वो थे कैंसर सेल्स. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. बट गाइज अगेन वंस अगेन एज आई से, you need to let me know what kind of videos you want, right? So I can curate this better. Thank you so much. Please subscribe and share the videos with your friends, because जैसे आप लोग share करोगे उस हिसाब से ही we can have more people and we can bring more stuff. Thank you so much. Take care. Bye bye.